नमस्कार। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है तो क्या पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता है? नहीं। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत सर्दियों का मौसम होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का ऋतु होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का। आइए जाने मौसम कैसे बदलते हैं और दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में मौसम विपरीत क्यों पाया जाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इक्विनॉक्स यानी कि सॉल्स्टिस कौन सी स्थिति है, यानी कि विषुव और संक्रांति में कौन सी स्थिति है और इनमें अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में ऋतुएं यानी कि सीजन 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका बसंत, दूसरा ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यानी कि शीत ऋतु। तो वसंत यानी कि स्प्रिंग को हम बनाते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में। ग्रीष्म और समर आपका आता है मई से जून। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश शुरू हो जाती है जुलाई और सितंबर के बीच में, आप सभी को पता है। और फिर सितंबर और के बाद अक्टूबर नवंबर में आपका पड़ता है शरद। इसी शरद के दौरान आप दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। और ये हेमंत है प्री विंटर, दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। और आखिरी शिशिर यानी कि विंटर, इसको शीत ऋतु भी बोलते हैं, 16 जनवरी से फरवरी के बीच में। तो आपको जैसे पता है कि जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म का विपरीत क्या हैगा? शीत ऋतु है। इसी तरह से बसंत का विपरीत आप शरद को मान के चलिए, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगी तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इन दोनों ऋतुओं में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। बसंत के ऋतु में आपको पता ही है, बसंत पंचमी हम मनाते हैं, फूल खिल जाते हैं, बहुत सुहावना मौसम हो जाता है। आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है, मौसम बदलते क्यों हैं और दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में मौसम विपरीत क्यों है। तो इनके कारणों पर नजर डालते हैं। पहला कारण, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का क्या है, ये बीच से होकर जो लाइन गई है इसको हम मान ली काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है। हम इसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये एक्सिस सीधी है पृथ्वी पर? नहीं, ये सीधी नहीं है। तो कैसी है? देखो, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इतनी कितनी झुकी है? होना इसको इतना चाहिए था 90 डिग्री पे। ये देखो, ये पथ है, ये पाथ है, ऑर्बिट है अपनी उसका, और ये 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री ना होकर के झुकी है। इसके कारण क्या होता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। अगर आपसे पूछता है कोई कि दोनों में विपरीत मौसम क्यों पाया जाता है, तो सबसे पहले कारण आप बताइए कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री झुके होने का से प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो देखिए। मान लीजिए हमारा ये सूरज है, ठीक है। अगर पृथ्वी सीधी होती, पहले की स्थिति में होती, तो क्या होता? सूर्य की किरणें बराबर पूरी पृथ्वी पर पड़ती, ना गर्मी होती कहीं पे, ना ज़्यादा सर्दी होती, पूरी पृथ्वी पर एक जैसा तापमान होता, मतलब मौसम नहीं बदलते, हर जगह एक सा होता, गर्मी 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 गर्मी, न गर्मी का मौसम होता और ना सर्दी का मौसम। लेकिन हमारी पृथ्वी झुकी है तो इसके कारण क्या होता है, हम इस आगे वाली में देखेंगे। जब उत्तरी, ये कौन सा हिस्सा है? ये आपकी इक्वेटर होगी, नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी, और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ता है, निकला हुआ हिस्सा कहाँ पड़ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध पड़ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ जाएंगी, गर्मियों का मौसम होगा, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ, ठीक है। अब घूम 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 कर ये पृथ्वी इधर आ गई, सूरज आपका इधर हो गया, पृथ्वी घूम करके इस तरफ को आ गई। तो अब क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ सीधा पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में नहीं पहुँच पा रहा है। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सर्दियाँ होंगी और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ। तो आपसे कोई पूछे कि दोनों में मौसम विपरीत क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है? हमारी पृथ्वी, पहला कारण 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण क्या होता है, कभी ऊपर का हिस्सा सूरज के सामने होता है तो कभी नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। उसके कारण से क्या होगा, जो गोलार्ध सूर्य के सामने होगा उसमें गर्मियों का मौसम, और जो पीछे रह जाएगा या छुपा हुआ गोलार्ध होगा उसमें सर्दियों का मौसम होता है। तो एक समय पे एक गोलार्ध ही सूर्य के सामने पड़ता है, इसलिए वहाँ पे गर्मियाँ, और दूसरे गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। अगर ये वाली स्थिति में है तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, और ये वाली स्थिति है तो यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। पहला कारण अपनी अब क्या है,
अक्ष पे पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी घूम रही है, चक्कर काट रही है। अब यहाँ मान लो ये सूरज था ना, तो पृथ्वी यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आएगी, तभी तो कभी ये जब घूमेगी चक्कर काटेगी तभी तो कभी ये हिस्सा सूरज के सामने आएगा, कभी पीछे वाला हिस्सा सूरज के सामने आएगा। तो याद रखिए कारण क्या है, पृथ्वी का एक्सिस में 23.5 डिग्री पे झुके होना, और दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी आना सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसके कारण क्या होगा, जब सूर्य के चक्कर लगाएगी पृथ्वी तो आपकी क्या होगा, देखो झुकी है तो आपकी क्या होगा, मौसम में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट देखो, ये वाली दोनों स्थितियां देख ले रहे हैं। ये सूरज है, सूरज में पृथ्वी पहले इस तरफ को है, कितनी तारीख को यहाँ पे देखो 22 जून की बात, हाँ। तो अभी दिन दोनों में सबसे पहले आप चीज समझ में आ गई, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्यों अंतर रहता है। तो सिंपल सी बात है, जून के समय पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होंगी, और ठीक 22 जून के समय ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, ये देखो, ये हमें क्या दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है। तो देखो ये पूरा प्रकाश कहाँ जा रहा है, यहाँ से अपन पार्ट कर दें तो एक मिनट, देखो यहाँ ये ना अपना इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया। तो यहाँ से हिस्सा करो तो ज़्यादा प्रकाश कहाँ पहुँच रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश कम आ रहा है। तो जिस पर सीधा प्रकाश होगा, ये देखो किरणें कम दूरी तय कर रही हैं, सीधा पड़ रही हैं, सीधा पड़ने के कारण गर्मी कहाँ ज़्यादा हो रही है, इस क्षेत्र में। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम। साथ ही साथ उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इसका कारण क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है और सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा बड़ा दिन होगा, ज़्यादा बड़ा दिन होगा ज़्यादा प्रकाश और मौसम। अब पृथ्वी ने चक्कर लगा करके किस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई। तो आप देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया। अभी सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है, इस लाइन पे, सीधी रोशनी इस लाइन पे पड़ रही है, ठीक ऊपर नीचे देखो तो इस पे पड़ रही है, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो अब देखो ये इक्वेटर से हमने यह काट दिया, तो उत्तरी गोलार्ध में क्रम प्रकाश पहुंच रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में इतना सारा प्रकाश पहुंचने के कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और किरणें ज़्यादा नज़दीक हैं। इसमें देखो ये इसको ऐसे समझ सकते, हीटर है ये, तो हीटर पे हम यहाँ हाथ रखेंगे तो हमको ज़्यादा गर्मी मिलेगी, या बगल से साइड से दूर रख, ऑब्वियसली यहाँ पे हम हाथ रखेंगे तो हमको ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है, सर्दियों का मौसम। तो 22 दिसंबर को ये स्थिति बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, समझेंगे इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस क्या होता है। इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस को अपन इसको देखें, इससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहते हैं। ये हर साल 2 दिन पड़ता है। इक्विनॉक्स मतलब होता है, विषुव मतलब होता है समान। इक्विनॉक्स में इक्वल शब्द आया, देखो इक्वल से, आप बाकी सारी डेफिनेशन मत याद रखो, यहाँ इतना याद रखो। इक्वल शब्द में भी तो इक्वल होता है ना, इसका मतलब होता है समान। नॉक्स मतलब होता है रात, यानी कि आप इस तरह समझ लीजिए, दिन रात जब बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। साल भर में 2 दिन ऐसे पड़ते हैं जब दिन और रात पूरी पृथ्वी पे 12-12 घंटे के पड़ते हैं, ठीक है। और वो 2 दिन कौन से, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो याद रहेगा विषुव यानी कि इक्विनॉक्स में इक्यू आए, इक्यू मतलब बराबर, क्या बराबर, दिन रात बराबर। और ये कब पढ़ेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को पढ़ेंगे। और ये बराबर क्यों होंगे, जब सूर्य की किरणें ठीक बीचों बीच में पड़ेंगी, तो ऊपर भी उतनी ही किरणें जा रही है, नीचे भी उतनी किरणें जा रही हैं। तो इक्विनॉक्स में इक्यू शब्द आया है, तो इक्यू का मतलब क्या हुआ, इक्वल। और कहाँ पे किरणें पड़ रही हैं, इक्वेटर पे, याद रखना। इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे इक्वल किरणें पड़ेंगी 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद। तो इक्विनॉक्स में क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे और 2 बार पड़ेगा, एक तो 21 मार्च को। तो जब 21 मार्च की स्थिति होगी तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में बसंत पड़ता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसके लिए हम इसको कहेंगे बसंत विषुव, यानी इंग्लिश में कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और दूसरा होता है 23 सितंबर को। तो सितंबर के समय हमारे यहाँ कौन सा मौसम ऋतु होती है, हमारे शरद ऋतु चल रही होती है, तो इसीलिए हम इसको शरद विषुव कह देंगे। और इंग्लिश में शरद को ऑटम कहते हैं, तो हम ऑटम इक्विनॉक्स कह देंगे। लेकिन
बसंत 21 मार्च को बसंत, जो 21 मार्च है ना, इसको जो बसंत विषुव है ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में इसको वसंत विषुव नहीं कहेंगे, वहां पर क्या होगा, ये शरद विषुव होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है, इसलिए बसंत विषुव। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद चल रही होती है तो उसको शरद विषुव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है, ऋतु होती है तो शरद विषुव। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सितंबर के समय बसंत चलती है तो उसको बसंत विषुव कहा जाता है। बात समझ में आ गई। 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 विषुव पड़ते हैं। ये 2 दिन है जब दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। सूरज ठीक इक्वेटर पे चमकता है, भूमध्य रेखा पे चमकता है, और 2 बहेंगे। जब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है बसंत विषुव, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगा तो शरद विषुव, याद रखिएगा। अभी अगला वर्ड देखो, सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस मतलब होता है संक्रांति या अयनात। क्या होता है, संक्रांति का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन होना। ठीक है, इस समय क्या होगा, सॉलिस्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉप सन या ठहरा हुआ सूरज। ये एक प्राकृतिक घटना है, 2 बार होती है दोनों गोलार्धों में। एक गोलार्ध में 2 बार होगी और फिर दूसरे गोलार्ध में 2 बार। इसमें क्या होता है, जैसे कि इक्विनॉक्स था उसमें दिन रात बराबर थी, अभी उसका विपरीत है। तो इसमें क्या होगा, 1 तारीख को दिन बड़ा होगा, दिन क्या होगा, बड़ा होगा, और कभी होगा दिन छोटा होगा। ठीक है, तो अभी अपन उत्तरी गोलार्ध को देख के, किस गोलार्ध को देख के चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। अब इतना बस ध्यान में, आप लोग थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। हम उत्तरी गोलार्ध को समझ के चलो, और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी बात आए तो उसको उल्टा कर देना। तो देखो 21 जून को क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और दिसंबर के समय 22 दिसंबर के समय दिन सबसे छोटा होता है। तो जब दिन बड़ा होगा, और जून में क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जून के समय हमारा कौन सा मौसम होता है, सोचिए। जून के समय हमारे ग्रीष्म होता है ना, गर्मियों का मौसम होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सॉलिस्टिस, ग्रीष्म संक्रांति क्या देंगे। इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, आप बस जून याद रखिए। जून में बाहर है ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है, गर्मियाँ, तो ये ग्रीष्म अयनात या समर सॉलिस्टिस कह देंगे। और दिसंबर में क्या पड़ती है, सर्दियाँ, तो शीतकालीन अयनात या विंटर सॉलिस्टिस हम इसको कह देंगे। सिंपल सी बात। अब जून में क्या है, गर्मियाँ, तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और दिसंबर के समय सर्दियाँ हैं, सर्दियों में दिन छोटे, रात बड़ी होती है, तो हम क्या कह देंगे, सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ और एक चीज समझो, जून के समय क्या होगा, सूरज आपका ठीक यहाँ चमकेगा। कहाँ चमकेगा, यहाँ पे कर्क रेखा पे। ये कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ठीक उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होगी, इसीलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु पड़ने के कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और सूरज कहाँ होगा, 21 जून। इसको आप जून की तारीख को ऐसे याद रख सकते हो, 21 जून को हमारा योग दिवस पड़ता है। क्या पड़ता है, योग दिवस, योग दिवस पड़ता है ना। और योग में हम एक बहुत बड़ा आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य को नमस्कार करेंगे। अब हमारे घर में कोई आएगा तभी तो हम उसको नमस्कार करेंगे। तो क्या हुआ, तो देखो सूर्य हमारे यहाँ आया, कितनी तारीख को आ गया, इक्वेटर पे, सॉरी इक्वेटर से कर्क रेखा पे कितनी तारीख को आ गया, 21 जून को। 21 जून को सूरज कहाँ आ गया, कर्क रेखा में, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध के बीच में आ गया। तो हम भैया सूर्य को नमस्कार करेंगे योग मना करके। सो योग करें, योग दिवस मनाएंगे, सूर्य को नमस्कार करेंगे, ताकि हमको सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। ठीक है, तो अभी याद रखना, सॉलिस्टिस में दिन बड़ा होगा और या फिर रात बड़ी होगी, है ना। एक चीज़ बड़ी एक चीज़ छोटी होगी, बराबर नहीं होगी। 21 जून को गर्मियाँ होती हैं तो समर सॉलिस्टिस, और दिसंबर में होगा विंटर, तो विंटर सॉलिस्टिस। समर होगा तो सूरज कहाँ होगा, कर्क रेखा पे, क्योंकि हमारे पास होगा, हमें गर्मी लगेगी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। और जब विंटर होंगे तो सूर्य कहाँ पहुंच जाएगा, मकर रेखा पर। तो 21 या 22 दिसंबर को सूरज कहाँ होगा, ये मकर रेखा पे हमसे दूर हो जाएगा, हमारे पास नहीं होगा, हमसे दूर होगा, तो हमें उसकी गर्मी कम लगेगी, तो हमें सर्दी महसूस होगी। तो सर्दियों का मौसम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो, ग्रीष्म अयनात संक्रांति कब होगी, 21 जून को होगी। इस समय सूरज कहाँ है, कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक होगा, गर्मियों का मौसम होगा, दिन बड़ा होगा। जब गर्मियाँ 21 जून को गर्मियाँ पड़ती हैं,
तो गर्मियों का आयनात हो गया। जब गर्मियों का आयनात हो, गर्मियों में दिन बड़ा होगा, रात छोटी, याद करने वाली कोई बात नहीं। और इसका उल्टा दक्षिण गोलार्ध में कर देना, वहाँ पे दिन छोटा, रात बड़ी और सर्दियाँ होंगी वहाँ पे। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ हैं तो दक्षिण गोलार्ध में अपने आप ही सर्दियाँ हो जाएंगी। शीतकालीन क्या होगा, दिसंबर के टाइम हो जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस। इस समय सूरज कहाँ होगा, मकर रेखा पे चमकेगा, हमसे दूर होगा, मकर रेखा पे होगा। तो दिन बना क्या होगा, छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी। और दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा होगा, वहाँ गर्मियाँ होंगी, दिन छोटा और दिन बड़ा और रात छोटी हो जाएगी, वहाँ पे गर्मियाँ होंगी। देखो ये घूम रही है ना, तो अब ये आपकी इक्वेटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये आपका हो गया क्या, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ देखते हैं, अब पिक्चर में देख लेते हैं, ये पीछे छूट गया। अब देखो ये इक्विनॉक्स क्या होता है। 21 मार्च को आपका इक्विनॉक्स पढ़ा, अपन ने पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, बसंत विषुव। उत्तरी गोलार्ध को लेके चलेंगे सारी कहानी, ठीक है। 21 मार्च को क्या हुआ, बसंत विषुव हुआ। फिर स्प्रिंग के मौसम, बसंत चल रहा, बसंत से हम क्या आएंगे, हमारे ग्रीष्म ऋतु आएगी, हम आपको बता चुके हैं। तो जून में क्या आ जाएगा, सॉल्स्टिस। अब इसमें क्या हुआ, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। फिर गर्मियाँ के बाद क्या आ जाएगा, शरद ऋतु आ जाएगी। तो फिर से इक्विनॉक्स आ जाएगा, शरद विषुव आ जाएगा, यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होगा। और फिर क्या आ जाएगा, 22 दिसंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका विंटर का सीजन आएगा, विंटर सॉल्स्टिस आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स में दिन रात बड़े होंगे और सॉल्स्टिस में दिन बड़ा या फिर रात बड़ी। दिन बड़ा तो रात छोटी, या रात बड़ी तो दिन छोटी। यानी कि जब गर्मियों का सॉल्स्टिस होगा तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी, और जब सर्दियां होंगी तो दिन छोटा, रात बड़ी। अंदर आपको समझ में आ गया। अब ये होता कैसे, यहाँ एक में देखोगे, यहाँ देख लो एक बार, ये हो गया ना, इक्विनॉक्स हो गया, सूरज यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ और यहाँ यहाँ। एक पिक्चर में और देखते हैं हम कि सूरज कहाँ से क्या ट्रेवल करता है, तब क्या होता है। अब यहाँ देखो, मान लीजिए जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये सूरज है, ठीक। अभी हम सूरज को यहाँ रखते हैं, कहाँ पे रखा हमने, इक्वेटर पे रखा, ये इक्वेटर है, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, ये हम लिख लो, ये लाइन आपकी क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। ये भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क हो गई, और ये आपकी मकर रेखा हो गई, ठीक। ये स्थिति बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर, ऐसे समझ लो। और ये वाली स्थिति कब बनती है, 21 जून को सूरज यहाँ होता है, सीधा चमकता है। और यहाँ पे कब होता है सूरज, 22 दिसंबर को। ये वाला यहाँ हो गया, ये दोनों यहाँ। अब देखो हम लेते हैं, अब देखो ये सूरज है आपका, ठीक है। तो 21 मार्च के समय सूरज यहाँ पे है। अब सूरज यहाँ पे जाएगा, ट्रैवल करते 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 21 जून को कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा पे पहुँच जाएगा। कर्क रेखा के बाद सूरज आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो सूरज उसके आगे नहीं जाएगा, सीधा बस यहीं तक सीधा चमकेगा सर पे। जैसे कि आप 12 बजे के साथ गर्मियों में अपने सीधे सूरज सर पे चमकता है, तो यहीं तक चमके। इसके आगे की जो सूरज नहीं जाएगा, फिर यहाँ से वापस लौट आता है, रोशनी वहाँ जाएगी पर तिरछी रोशनी पर। फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर से वापस नीचे आएगा मकर रेखा पर। फिर वापस सूरज जाएगा 21 मार्च को यहाँ पहुँचेगा, फिर 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पे, कर्क रेखा से वापस फिर आएगा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, फिर भूमध्य रेखा से 22 दिसंबर को कहाँ जाएगा, मकर रेखा पर। तो सूरज है ना इन 3 रेखाओं के बीच में ही यात्रा करता है, आभासी यात्रा, वास्तव में नहीं करता, हमको ऐसा लगता है। तो इन तीनों रेखाओं के बीच में यात्रा करता है। सूर्य का ज़्यादातर प्रकाश इसीलिए इन तीनों रेखाओं के बीच में रहता है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश जो होता है वो तिरछा पड़ता है। तो सूर्य कहाँ, इन तीनों रेखाओं के बीच में। तो जब करना कहाँ पे होगा, 21 जून को कर्क रेखा पे होगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होंगी। और जब इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे न गर्मी होगी न सर्दी होगी, समान तापमान होगा। और जब 22 मार्च दिसंबर को जब पहुँचेगा मकर रेखा पे, तो सूरज उत्तरी गोलार्ध से काफ़ी दूर पहुँच जाएगा। तो फिर उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ और नीचे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।